एमएससी कविता को ईडी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी कविता को दिल्ली ले गए। ईडी के अधिकारियों ने एमएससी कविता के घर से 2 फोन समेत 16 फोन जब्त किए हैं। वकील सोमा भारत ने कहा कि कविता की गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कविता के घर पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। इसके चलते कविता के आवास पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उमड़ पड़े। अधिकारियों ने कविता के लिए तलाशी वारंट के साथ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। इसलिए केटीआर कविता के घर गए। कविता के घर के बाहर भारी तनाव का माहौल है। वरंगल लोकसभा सदस्य और बीआरएस के वरिष्ठ नेता पसुनीरी दयाकर ने आज दोपहर तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। सचिवालय में मुख्यमंत्री से विनम्रतापूर्वक मुलाकात हुई। इस बैठक में वरंगल जिले के वरिष्ठ नेता मंत्री कोंडा सुरेखा, मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और अन्य उपस्थित थे। इस दौरान नेताओं ने मुख्यमंत्री को गुलदस्ता दिया। अफवाहें फैल रही है कि पसुनीरी दयाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। वरंगल लोकसभा सीट आवंटन को लेकर पसुनीरी दयाकर बीआरएस के नेता केसीआर से बेहद नाखुश है। पसुनीरी दयाकर वरंगल से 2 बार सांसद चुने गए। उन्होंने पहली बार 2015 के लोकसभा उपचुनाव में और फिर 2019 में जीत हासिल की, लेकिन दयाकर इस बार वरंगल सीट कडियम काव्या को दिए जाने से नाखुश है। इसी क्रम में रेवंत रेड्डी से उनकी मुलाकात अहम रही है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी और श्रम विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मोती शोभन रेड्डी ने मुलाकात की। तेलंगाना की डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी और श्रम विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मोती शोभन रेड्डी ने मुलाकात की। बीआरएस पार्टी के विधायक दानम नागेंद्र ने शुक्रवार को तेलंगाना में हड़कंप मचा दिया है। दानम नागेंद्र ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। सीएम रेवंत रेड्डी, एआईसीसी प्रभारी दीपादास मुंशी और कांग्रेस मंत्रियों से मुलाकात की। दाना नागेंद्र ने खैरताबाद निर्वाचन क्षेत्र के विकास को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। वहीं दानम पहले कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, इसके बाद बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। चर्चा है कि दानम के सीएम रेवंत रेड्डी से मिलने से संसद चुनाव के दौरान तेलंगाना में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया है। दानम हैदराबाद में मुख्यमंत्री आवास गए और उनसे विनम्रतापूर्वक मुलाकात की। खबरें आ रही हैं कि उनका पार्टी बदलना तय है। कहा जा रहा है कि वह पहले भी कई बार कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात और पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चा कर चुके हैं। अब खुद रेवंत रेड्डी उनसे उनकी मुलाकात एक हॉट टॉपिक बन गई है। इस बीच पिछले विधानसभा चुनाव में दानम नागेंद्र ने बीआरएस की ओर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इससे पहले 2009 और 2018 के चुनाव में उन्होंने खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में जीत हासिल की थी। उन्होंने संयुक्त राज्य आंध्र प्रदेश में श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण, कारखाने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। मंत्री कोमटि रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगोंडा जिले के नागरिकेल निर्वाचन क्षेत्र के अपने पैतृक गांव ब्राह्मण वेल्लमला गांव में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस मौके पर मंत्री कोमटि रेड्डी का ब्राह्मण वेल्लम के ग्रामीणों ने हर कदम पर स्वागत किया। मंत्री ने ब्राह्मण वेलुमला गांव में सड़क को 4 लेन तक चौड़ा करने की आधारशिला रखी। इससे पहले ब्राह्मण वेलमल्ला गांव में एक गरीब दंपति दमेरा चंद्रमा वेंकटैया ने नारियल फोड़कर इंदिरम्मा के घर के निर्माण की आधारशिला रखी। बैठक में बोलते हुए मंत्री वेंकट रेड्डी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे अपने ही गांव में चंद्रमा नाम की गरीब महिलाओं के लिए इंदिरम्मा हाउस के निर्माण की आधारशिला रखने में खुशी हुई, क्योंकि पिछले दिनों भद्राचलम में इंदिरम्मा हाउस देने की योजना शुरू की गई थी। ब्राह्मण वेलम मेरी ताकत है। हालांकि वह मंत्री पद संभालते ही ब्राह्मण वेलम आना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वह इसलिए उठे क्योंकि राज्य मंत्री के रूप में उन्हें कई समस्याओं का समाधान करना पड़ा है। एमएलसी बालमुरु वेंकट ने कहा कि लोगों को प्रशासन के 100 दिन का जश्न मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप तेलंगाना दिया। वेंकट ने कहा कि पिछली सरकार लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासन करने में विफल रही थी। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी का प्रशासन इस तरह से जारी रहेगा जो तेलंगाना के लोगों के विश्वास की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि एक दलित को डिप्टी सीएम बनाकर सम्मान दिया। बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के पटाचेरू में विधायक गुडे महिपाल रेड्डी के कैंप कार्यालय में आयोजित एक बैठक में बात की। उन्होंने लोगों की सेवा करने के बजाय विपक्ष को परेशान करने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। पार्टी में शामिल नहीं होने पर उन पर अवैध मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया जाता है। परमिट की अवधि समाप्त होने के बावजूद पटाचेरू मंडल के लकड़ारा में खनन कार्य करने के आरोप में विधायक के भाई मधुसूदन रेड्डी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर हरीश राव नाराज हो गए। बिना अनुमति दिए वे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? किसी की शक्ति स्थायी नहीं है। पुलिस को चाहिए इसे याद रखे। वे उन्हें किसी भी तरह से जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के नेताओं के वहाँ क्रशर है, वे बिना परमिट के भी चल रहे हैं। बीआरएस नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आरडीओ ने खुद कहा कि मंत्री के आदेश पर हम छापेमारी कर रहे हैं। इस मामले में कानूनी लड़ाई है, हम यह करेंगे।
हम सार्वजनिक क्षेत्र में कांग्रेस को दंडित करेंगे। दक्षिणी राज्यों में एमपी का ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। वह अन्य प्रमुख पार्टियों से पहले प्रचार अभियान में उतर रही है। मल्काजगिरी में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से बीजेपी की चुनाव प्रचार में और तेजी आ गई। पार्टी कार्यकर्ता उत्साह से भर गए। कांग्रेस नेता केएलआर ने कहा कि सीएम रेवंत के नेतृत्व में नई बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने आरटीसी की उपेक्षा की थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आरामदायक निःशुल्क बस यात्रा की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि दिए गए वादों को 100 दिन के अंदर पूरा करने का गौरव कांग्रेस सरकार का है। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में बसें नहीं है उनके बारे में कांग्रेस नेताओं से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी को लड़कियों को मुफ्त बस यात्रा देने का सम्मान मिला है। केएलआर ने कहा कि पिछली सरकार की लापरवाही के कारण आरटीसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मल्काजगिरी बीआरएस सांसद उम्मीदवार के रूप में चुने गए रागिनी लक्ष्मा रेड्डी ने हैदराबाद के हफ्सीगुड़ा में एक बैठक की। इस कार्यक्रम में उप्पल बीआरएस विधायक बंडारी लक्ष्मा रेड्डी ने हिस्सा लिया और सांसद प्रत्याशी रागिनी लक्ष्मा रेड्डी को बधाई दी। उप्पल विधायक बंडारू लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करने वाले रागिनी लक्ष्मा रेड्डी को मौका देना एक अच्छा विकास है और रागिनी लक्ष्मा रेड्डी भारी बहुमत से सांसद के रूप में जीतेंगे। रागिनी लक्ष्मी रेड्डी ने देश के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र मल्काजगिरी से बीआरएस पार्टी को सांसद देने के लिए केसीआर, केटीआर और हरीश राव को धन्यवाद दिया। रागिनी लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि विधायक संसद चुनाव में सभी के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और लोगों के बीच रहकर मल्काजगिरी संसद में जीत का टिकट जुटाएंगे। सांसद बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस द्वारा 6 गारंटी को 100 दिन के अंदर लागू करने की दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी वादों के नाम पर जनता को बुरी तरह धोखा दिया है। तेलंगाना के लोगों को जवाब दिया जाना चाहिए कि इसे लागू क्यों नहीं किया गया, बंडी संजय ने मांग की। उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर वे किसानों को गारंटी के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह और किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। वे इस बात से नाराज़ थे कि उन्होंने खेतीहार मजदूरों को 12,000 नहीं दिए और बूढ़ों और विधवाओं को 4,000 देकर धोखा दिया। फिर आपको वोट क्यों देना चाहिए। निगम आयुक्त वेंकटेश गौड़ ने हैदराबाद के एल्विन कॉलोनी अंतर्गत तुलसी नगर में सीसी सड़कों का निरीक्षण किया। पार्षद ने बताया कि सरकार ने इन सीसी रोड कार्यों के लिए 1 लाख रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को गुणवत्ता मानकों से समझौता किए बिना सीसी सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को सुझाव दिया है कि जहां निर्माण कार्य पूरा हो चुका है वहां सीसी सड़कों को ठीक से ठीक कराया जाए। इस कार्यक्रम में रामकृष्ण, मल्लेश, नागराजू, केबल साई, कार्य निरीक्षक रवि कुमार और अन्य ने भाग लिया। मसूराबाद डिवीजन हयात नगर लेक्चरर्स कॉलोनी में नगर सेवक कोपुला नरसिम्हा रेड्डी ने सामुदायिक हॉल में पहली मंजिल और जल बोर हरियाली कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 40 लाख से कार्य कराए गए हैं। निगमायुक्त ने कहा कि वे योजना के अनुरूप संभाग के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। निगमायुक्त ने जल बोर्ड के अधिकारियों को भूमिगत जल निकासी कार्यों और सड़कों कार्यों को तेजी से पूरा करने की सलाह दी। उन्होंने इसे इस तरह से पूरा करने का आदेश दिया कि गुणवत्ता मानकों का पालन हो और भविष्य में किसी परेशानी से बचा जा सके। इसी तरह उन्होंने कहा कि कई वर्षों से प्रतीक्षित श्री दुर्गानगर कॉलोनी मेन रोड और सीसी रोड का काम जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा। उन्होंने विभिन्न कॉलोनियों की बाकी समस्याओं पर चरणबद्ध तरीके से काम करने का वादा किया। अविश्वास प्रस्ताव के दिन अपना समर्थन व्यक्त नहीं करने पर बीआरएस नगर सेवक उयाला नवीन गौड़ ने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में मीरपेट नगर निगम के सामने भाजपा नगर सेवक लीला रवि नाइक के नेतृत्व में धरना दिया। बीआरएस नगर सेवक उयाला नवीन गौड़ ने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में मीरपेट नगर निगम के सामने भाजपा नगर सेवक लीला रवि नाइक के नेतृत्व में धरना दिया। अविश्वास प्रस्ताव के दिन अपना समर्थन व्यक्त नहीं किया। एमआईएम अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की मक्का मस्जिद पर प्रतिक्रिया दी है। मक्का मस्जिद में जलसे-ए-यौम उल कुरान में चुनावी बॉन्ड पर प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने कहा कि अगर धर्म के आधार पर नागरिकता बढ़ाई जाती है तो उसे भी उसी आधार पर रद्द कर दिया जाएगा। इस मौके पर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए के प्रावधानों को लेकर खुलासा किया। तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि आजकल एक बयान आया, हुकूमत ने एक फैसला लिया और फैसला ये लिया कि वो CAA कानून के रूल्स बना दिए। मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं
कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे? कोई अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सिख आ जाए, क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? था, बिल्कुल दीजिए आप। मगर हमारा एतराज यह है कि यूनाइटेड पूल फ्रंट और भारत जागृति स्टूडेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में कांशीराम जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर ओयो आर्ट्स कॉलेज में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इसके बाद ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सामग्री वितरित की गई। तेलंगाना सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यकला ने कहा कि 1991 में कांग्रेस सरकार द्वारा आवंटित 189.11 एकड़ जमीन को पिछली बीआरएस सरकार ने अवैध रूप से वापस ले लिया और धोखा दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तेलंगाना सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन की महिला शाखा के तत्वाधान में महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। 1991 में कांग्रेस सरकार द्वारा आवंटित 189.11 एकड़ जमीन को पिछली बीआरएस सरकार ने अवैध रूप से वापस ले लिया और धोखा दिया। मेरठ जिले के शमीरपेट मंडल के जीनमवाली पुलिस थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ है। घटना आलियाबाद राजीव रोड पर हुई। इस हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। आरटीसी बस पानी टैंकर DCM आपस में टकरा गई। दुबाका डिपो की एक आरटीसी बस सिकंदराबाद की ओर जा रही थी, तभी हादसा हो गया और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। पुलिस सड़क दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच कर रही है। राजनीति में होने वाले घटनाक्रम कुछ नेताओं की कुंडली बदल देते हैं। यह कलवा कुंडला चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के विषय में स्पष्ट रूप से साबित हुआ है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, और रेवंत रेड्डी जिन्होंने दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले चंद्रबाबू नायडू ने केसीआर को अपने मंत्रिमंडल में न लेकर अलग रखा। इससे नाराज होकर केसीआर ने डिप्टी स्पीकर का पद छोड़ दिया और तेलंगाना आंदोलन शुरू कर दिया। केसीआर ने तेलंगाना आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बन गए। एक राय यह भी है कि अगर चंद्रबाबू ने केसीआर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया होता तो पृथक तेलंगाना का गठन नहीं होता। अब कांग्रेस सरकार के मुखिया और तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी ने शपथ ली थी। कुछ ही समय में इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि इसके लिए केसीआर ही परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। 2014 के चुनाव के बाद MLC चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर की कुटिल रणनीति के तहत रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अपनी इकलौती बेटी की शादी के अवसर पर रेवंत रेड्डी स्कॉट्स जमानत पे बाहर आए और तुरंत फिर से जेल गए। अगर ये घटना नहीं होती तो रेवंत रेड्डी को इतनी प्रतिकार की भावना नहीं होती। उनकी बेटी की शादी के भव्य तरीके से आयोजित करना असंभव बना दिया और उस दिन की घटनाओं को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनके आक्रामक स्वभाव और वाकपटुता से प्रभावित होकर राहुल गांधी ने उन्हें पदोन्नति देते हुए TPCC का अध्यक्ष नियुक्त किया। रूप में रेवंत रेड्डी ने अपनी विश्व रूप दिखाई है। वहीं केसीआर की
व्यूह रचनाओं से पतन की ओर से जा रही कांग्रेस पार्टी में रेवंत ने प्राण फूंक दिए। इस पृष्ठभूमि में इधर भारतीय राष्ट्रीय समिति और उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई रणनीतिक गलतियों के साथ केसीआर के विकल्प के रूप में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पहचाना और समर्थन किया है। साथ ही लोगों ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की सराहना की। वहीं ताजा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने से कुछ ताकतों ने 2 दिनों तक रोकने की कोशिश की। वहीं कुछ नेताओं जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से बड़े पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश भी नहीं कर सके, उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रचारित किया गया। वहीं स्वाभाविक रूप से केसीआर एंड कंपनी को रेवंत रेड्डी का मुख्यमंत्री बनाना पसंद नहीं है। वहीं आश्चर्य की बात है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी नहीं चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने। वहीं जगन की मन में क्या है ये समझ के भाड़े का मीडिया तुरंत मैदान में उतर आया और ये प्रचार करने लगा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की समस्या जटिल हो गई है। राहुल गांधी ने वास्तविक नतीजों से पहले कांग्रेस के सत्ता में आने पर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। कुछ नेताओं को इस बात की जानकारी है या नहीं, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक सीएम बनने की आस में दिल्ली गए। वहीं भाड़े की मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई। ऐसे समय में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे गए और स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा बिना किसी शोर शराबे के शाम तक की जानी चाहिए। इसके बाद भट्टी विक्रमार्क और उत्तम कुमार रेड्डी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की आशा रखने वाले उनके बगल में बैठे, और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं आखिरकार रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री का पद मिल गया है जिसका उन्होंने लक्ष्य रखा था। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तेलंगाना की राजनीति में इतनी तेजी से उभरने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। क्या रेवंत रेड्डी उनमें से इतना जुनून और दृढ़ता पैदा करने के लिए केसीआर के प्रति आभारी होंगे या नहीं, यह अलग बात है। विषय में भी केसीआर ने इतनी कृतज्ञता नहीं दिखाई और उल्टा दुश्मनी बढ़ा ली है। वैसे भी रेवंत रेड्डी को जो मनचाहा पद मिला है, अब से उनका सफर कैसा रहेगा, अब सामने क्या चुनौतियां हैं, यह अब बहस का विषय है। रेवंत रेड्डी के आक्रामक स्वभाव और वाक्पटुता के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह एक गहरे स्वभाव के भी इंसान हैं। वह पहले ही तय कर लेते हैं कि कब क्या करना है, मुख्यमंत्री के तौर पर क्या करना है। इसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार कर ली है। वहीं संक्षेप में कहा जाए कि रेवंत रेड्डी दिखने में छोटे हैं लेकिन बुद्धिमत्ता में मोटे हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी को केवल बहुमत ही मिला है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी विधायकों के बीच तालमेल बिठाकर आगे चलने की है। वहीं पिछले 9.5 सालों में बिना किसी लज्जा के अनेक नेता दल बदल हुए। ऐसे में नेताओं को सत्ता के बिना विपक्ष में रहना बेकार दिखने लग गया। इसके साथ ही ऐसे नेता भी है जो अपनी ही पार्टी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये नेता कभी भी बगल में नश्तर बन सकते हैं। वहीं काडयम श्रीहरि के मुताबिक अगर बीजेपी और मजलिस पार्टी के सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो केसीआर की ताकत 54 हो जाएगी। अगर सीपीआई सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो कांग्रेस की ताकत सिर्फ 65 है। तात्पर्य यह है कि यदि 6-7 विधायक एकजुट हो जाए और बाजू की तरफ देख ले तो सरकार गिर सकती है। भले ही रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी का कितना भी समर्थन हो, लेकिन अब एकमात्र चीज मायने रखती है कि वह एक विधायकों का समर्थन है। जो नेता चुनाव से पहले बीआरएस में शामिल होने के लिए तैयार थे और केसीआर के साथ गलत समझौता किया, वे भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जीते हैं। इस कारण रेवंत रेड्डी के सामने इस समय स्थिर सरकार प्रदान करना आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। अब सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी से चुनौतियों का सामना करने के लिए बीआरएस से दल बदल को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। वहीं कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश केसीआर बंद नहीं करेंगे। ये बात रेवंत रेड्डी भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री रेवंत की ओर से बीआरएस
की ओर से कुछ विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराने की कोशिश की और कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो रेवंत रेड्डी को दोषी ठहराने की नैतिकता केसीआर बहुत पहले ही खो चुके हैं। वहीं अगले चुनाव तक बीआरएस को नेस्तानाबूद कर बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने की कोशिश कर सकती है। एक तरह से जितनी मुश्किलें रेवंत रेड्डी को सरकार बचाने की है तो उतनी ही परेशानी केसीआर को अपनी पार्टी को बचाने की है। तेलंगाना राजनीतिक चेहरे पे स्पष्टता पाने के लिए हमें लोकसभा चुनाव का इंतजार करना होगा। वहीं संबंधित पार्टियों का भविष्य अगले 3 से 4 महीने में होने वाला है। लोकसभा चुनाव में जनता के फैसले पे निर्भर करेगा। वहीं लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आकर्षण से भाजपा अच्छी खासी सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अधिकांश सीटें जीतने की कोशिश करेगी क्योंकि वह राज्य में सत्ता में है। इन दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ बीआरएस ही फंसा हुआ है। यदि वह सम्मानजनक संख्या में सीटें नहीं जीतती है तो लोकसभा चुनाव के बाद बीआरएस का भविष्य सवालों के घेरों में होगा। अगर केसीआर कुल 17 सीटों में से कम 6 सीट नहीं जीतती है तो उनके लिए पार्टी को बचाना मुश्किल होगा। इस चुनाव में जीतने वाले 39 विधायकों में से कुछ लोकसभा चुनाव के बाद दल बदल की संभावना अधिक है। तभी एक तरह रेवंत रेड्डी के लिए चुनौती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाले कुछ ही दिन हो गए हैं, लेकिन अभी से ही उनके फैसलों में तेजी दिखने लगी है। समय का सहा पालन कर रहे हैं। वहीं प्रगति भवन का प्रजा भवन में बदल दिया और लोगों को अपनी समस्याएं व्यक्त करने का अवसर दिया है। रेवंत रेड्डी को इस समय प्रजा दरबार लगाने और बिजली विभाग के कामकाज की समीक्षा करने और मंत्री परिषद की पहली बैठक में कुछ सख्ती बरतने और स्मार्ट फैसले लेने के लिए प्रशंसा हो रही है। वहीं शेषाद्री को मुख्यमंत्री कार्यालय का मुख्य सचिव नियुक्त करना उनका एक और अच्छा निर्णय है। वहीं शेषाद्री के एक ईमानदार और सीधे इंसान के रूप में अच्छी पहचान और प्रतिष्ठा है। जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे तब शेषाद्री जो रंगा रेड्डी के कलेक्टर के रूप में काम किए थे, वहीं सरकार की नीति से अलग हो गए हैं। वहीं शिवधर रेड्डी को इंटेलिजेंस चीफ नियुक्त करना भी एक सही कदम है। हालांकि यही शिवधर रेड्डी खुफिया प्रमुख थे तब रेवंत रेड्डी वोट के बदले नोट मामले में फंस गए थे। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर को सहज ही शिवधर रेड्डी पर संदेह हुआ और उन्हें बिना किसी महत्वपूर्ण वाले पद पे स्थानांतरित कर दिया गया। फिलहाल रेवंत रेड्डी के पास मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने और लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए केवल 3 से 4 महीने का समय है। तब तक इस पार्टी के विधायक और जनता रेवंत रेड्डी पे कड़ी नजर रखेगी। इस दौरान रेवंत रेड्डी को यह दिखाना होगा वह कौन है और उनकी प्राथमिकताएं क्या है। वहीं रेवंत को ये सिद्ध करना होगा कि वह केसीआर से भी एक बेहतर नेता है। वहीं संयुक्त आंध्र प्रदेश में पदयात्रा करके मुख्यमंत्री का पद हासिल करने वाले राजशेखर रेड्डी भी सत्ता में आने के बाद एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। वह राज्य कांग्रेस में एक निर्विवाद नेता बन गए हैं। वहीं मौजूदा स्थिति की तुलना उस स्थिति से नहीं की जा सकती है जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने थे। जब वाईएसआर मुख्यमंत्री बने तब तक कांग्रेस पार्टी में सबसे मजबूत नेता माने जाने वाले नेताओं का निधन हो चुका था। बाकी बचे नेताओं को वाईएसआर ने रौंद कर रख दिया। वहीं चाना रेड्डी और दिवाकर रेड्डी जैसे लोगों को कैबिनेट से हटा दिए गए हैं तो तभी कोई सवाल करने की स्थिति नहीं थी। चूंकि केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, इसलिए कोई भी नेतृत्व को धिक्कार नहीं करते हैं। अब रेवंत रेड्डी के पास ऐसी कोई लचीलापन नहीं है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ऐसी स्थिति में है जहां उन्हें कांग्रेस पार्टी को जीवित रखते हुए खुद को मजबूत करना होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ होने के नाते उनका मुकाबला उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्क से है। वहीं इस कारण मुख्यमंत्री को तब तक विनार में रहने की जरूरत है जब तक स्थिति उनके पक्ष में ना हो जाए। वहीं कुछ मामलों में जो लोग मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं उन्हें पद पर बने रहने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वे नहीं करना चाहते। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी में अधिक है। यदि आप पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को देखें तो वह शांत और सहमति रहने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने का ये सही समय नहीं है। रेवंत रेड्डी को फिलहाल संयम और समन्वय से काम लेना चाहिए। केवल लोकसभा चुनाव तक ही नहीं, उसके बाद भी लोकतांत्रिक शासन प्रदान करने के एक मजबूत नेता बनाने का प्रयास करना होगा।
वहीं रेवंत रेड्डी का राजनीतिक जीवन अभी भी 2 दशक का है। सरकार को स्थिर करने के अलावा अगर वे इस कार्यालय तक ऐसी ही जारी रखते हैं तो कांग्रेस पार्टी में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व को कोई धोखा नहीं होगा, वे एक शक्तिशाली नेता हो जाएंगे। वहीं उम्मीदवारों के चयन के दौरान भी उन्होंने समझौता करने की प्रवृत्ति दिखाई है। वहीं पटेल रमेश रेड्डी को सूर्यापेट में अपने खास व्यक्ति पटेल रमेश पार्टी को टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। वहीं रेवंत रेड्डी जानते हैं कि लक्ष्यों के प्राप्ति में समझौता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुख्यमंत्री के तौर पर भी वह काफी मेहनत से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि मंत्रालयों के बंटवारे में भी उन्होंने पार्टी नेतृत्व के आदेश के मुताबिक ही काम किया है। दरअसल विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर है।